हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए। उसका सेशन नंबर 13 है। इसमें हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एथिक्स एट वर्क प्लेस। दो पार्ट में ये पूरा टॉपिक कवर किया जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। सिलेबस की अगर बात करें हम लोग, ये हमारा सिलेबस है पूरा। सेकंड पार्ट आता है मैनेजमेंट का एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम लोग ऑलमोस्ट ये पूरा फाइनेंस के अंदर पढ़ चुके हैं, इसको मैं यहाँ पे अलग से नहीं पढ़वाऊंगा। कम्युनिकेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। इसमें कुछ चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर के थ्रू करनी है, जैसे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर के थ्रू करेंगे। अब इसमें आईटी के साथ में एआई भी जुड़ जाएगा। एथिक्स एंड वर्कप्लेस की बात करें, मैनेजिंग ऑफ एथिक्स, व्हाई एथिकल प्रॉब्लम अकर इन बिजनेस, थ्योरीज ऑफ एथिक्स जिसमें यूटिलिटेरियनिज्म, वेइंग सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, राइट एंड ड्यूटीज, जस्टिस एंड फेयरनेस, एथिक्स ऑफ केयर, राइट एंड जस्टिस और अल्टरनेटिव टू मॉरल प्रिंसिपल वर्च्यू एथिक्स। इतना हम लोग फर्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सेकंड वीडियो हम लोग टेलीलॉजिकल थ्योरी से शुरू करेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। एथिक्स की अगर हम लोग बात करें, एथिक्स क्या होता है ना। थोड़ी देर का तो उसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, तो थोड़ा बोरिंग भी लगेगा आप लोगों को, बट प्लीज थोड़ा सा टॉलरेट करना। एथिक्स क्या होता है ना, हम कहते हैं ना, कुछ भी अगर एथिकल वे में करना होता है, मतलब सही तरीके से यहाँ पे मतलब होता है कि किसी चीज में कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हो या कुछ वैल्यूज हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, स्टैंडर्ड्स हो, जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करता है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर। इसमें क्या होता है एथिक्स के अंदर, इट सीक्स टू आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, एंड जस्ट और अनजस्ट इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, है ना। जैसे आप कहीं पर भी जाओ तो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ वो कहते हैं हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मानते हैं। तो मतलब जो चीज़ सही होती है, अब सही और गलत की डेफिनेशन में यहाँ हम लोग नहीं जाएंगे, बट जो चीज़ मॉरली सही होती है वो हमारी इथिक्स, मतलब इथिक्स के थ्रू हमें समझ पाते हैं कि क्या मॉरली सही है क्या गलत है। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इथिक्स होते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स टू बिजनेस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, आपको करप्शन नहीं करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए काम करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगर आप बैंकर होते हो या आप आरबीआई में जाते हो, तो आरबीआई में आपके काम करने से मतलब है कि आपको फॉर द पीपल ऑफ द नेशन आप काम कर रहे हैं। तो in business context, ethics relates to application of moral principles to business activities, decisions and organizational behavior. बिजनेस एथिक्स के थ्रू मैनेजर्स या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, एक फेयर मैनर में, रेस्पॉन्सिबल मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में, और अकाउंटेबल है टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर से मतलब है जिन भी लोगों के लिए वो कंपनी काम कर रही है, फिर चाहे वो कंपनी के एम्प्लॉयज हो या जनरल पब्लिक हो। जैसे आरबीआई की हम लोग बात करते हैं, तो आरबीआई के स्टेक होल्डर्स कौन है? इंडिया के सिटीजन्स, गवर्नमेंट, बैंक, बैंक के कस्टमर्स, वो सब आरबीआई के एक तरह से स्टेक होल्डर्स है, पीपल ऑफ द नेशन। बिजनेस एथिक्स जो है सिर्फ लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस तक नहीं है। लॉ ने तो मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स बताए हैं। एथिक्स होता है हायर स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उठाने वाला काम, है ना। कानून को कंप्लायंस, तो लॉ कंप्लायंस तो ऐसा हो गया, ठीक है आपने बस खाना पूर्ति कर दी। और व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, ये सिर्फ खाना पूर्ति नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफन एड्रेसिंग सिचुएशन वेयर लीगल प्रोविजंस मे बी साइलेंट, एम्बिगियस और इनएडिक्वेट। इथिकल बिजनेस कंडक्ट के अंदर क्या क्या होता है? ऑनेस्टी इन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, responsible use of resources, respect for human rights and dignity, accountability towards society and the environment। ये हमारे इथिकल बिजनेस कंडक्ट है, जिनके अंदर चीज, तो इथिकल बिजनेस कंडक्ट में ये 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ी। आप रिपोर्टिंग में, कम्युनिकेशन में ऑनेस्ट रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज को, कस्टमर्स को फेयर तरह से ट्रीट करेगी, मिसट्रीट नहीं करेगी, रिसोर्सेज को रेस्पॉन्सिबली यूज किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स का और उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी रहेगी। एसेंस अगर इसका हम लोग निकाले तो एथिक्स इन बिजनेस, इट एम्स टू बैलेंस प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स विद सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ensuring long term sustainability and trust in the economic system। क्लियर? इथिकल प्रॉब्लम आती क्यों है बिजनेस के अंदर, एथिक्स का कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें? तो इथिकल कंडक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, हमने सब पीछे समझा कि इथिकल कंडक्ट में क्या क्या होता है। बिजनेस जो होता है उसमें कई बार एथिकल ड्रामास और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एथिकल डिलेमास और मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एथिकल प्रॉब्लम्स आती क्यों है? ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सिस्टमेटिक फैक्टर।
अब क्या क्या होते हैं, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। Ethical issues often emerge when personal interest of managers, employees, or executives conflict with the interest of the organization or its stakeholder. For example, अगर आप किसी बैंक में जाके जॉब करते हैं और आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, आपको कमीशन मिल रहा है, तो आप गलत तरह के लोन बेच रहे हैं, आप गलत तरह का लोगों का इंश्योरेंस कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने कमीशन के लिए या अपने गिफ्ट्स के लिए, अपने टारगेट पूरे करने के लिए। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। आप किसी प्राइवेट कंपनी में लगे हैं, किसी प्राइवेट बैंक में आप जॉब कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप आरबीआई में भी चले गए। मान लेते हैं आप आरबीआई चले गए और किसी प्राइवेट बैंक से, फॉर एग्जांपल एसबीआई या एसबीआई तो नहीं, बट आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक का इंस्पेक्शन करते हो। जब आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उनको बोल रहे हो कि हमारे भाई बहनों को जॉब पर रख लो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। फिर अगर वही लोग वहां पे जॉब करेंगे तो क्या आप इंस्पेक्शन कर पाओगे उनका ढंग से? नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ना, हम लोग जब कुछ खरीद रहे हैं तो उसमें करप्शन होने के चांसेस होते हैं। प्रमोशंस और इन्वेस्टमेंट में बी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल गेन्स लीडिंग टू बायस एंड अनएथिकल आउटकम्स। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। प्रेशर फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इंटेंस कॉम्पिटेंस, इंटेंस कंपटीशन, शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन या शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टारगेट, ये एक ऐसा प्रेशर डाल देते हैं कि फिर एथिक्स के ऊपर प्रॉफिट्स को लोग काउंट करने लगते हैं। अब ये क्यों होता है? कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट कर ली जाती है, कॉस्ट कटिंग करते हैं ताकि एम्प्लॉय की सेफ्टी खत्म हो जाए, प्रोडक्ट क्वालिटी पे कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस होती है। इसकी वजह से क्या होता है? एथिकल कंडक्ट और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ होता है ना, स्पेशली शॉर्ट रन के अंदर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर अपना इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कई बार एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, और अगर एथिक्स के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे तो हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहे। एम्बिग्यूटी इन लॉज एंड रेगुलेशन, एथिकल प्रॉब्लम्स तब भी होती है जब लॉज अनक्लियर होते हैं, आउटडेटेड होते हैं, या फिर इनएडिक्वेटली एनफोर्स किए जाते हैं। तो बिजनेसेस क्या होते हैं, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो लीगल लूपहोल्स निकाल लेते हैं और उनमें कुछ ग्रे एरियाज ढूंढते हैं जहाँ पे जो चीज़ें टेक्निकली लीगल होती है बट मॉरली क्वेश्चनेबल है। ये जो फिनोमिना है ना, कि जहाँ पे आपका मॉरली कोई चीज़ क्वेश्चनेबल है बट लीगली, लीगल वे में उसे टेक्निकली हम लोग सही बोल रहे हैं, इस फिनोमिना को रेगुलेटरी आर्बिट्रेज भी बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री के अंदर क्या होता है? जो बिजनेसेस जो होते हैं दे ऑफन पोजेस मोर इन्फॉर्मेशन देन कस्टमर्स, इन्वेस्टर और रेगुलेटर्स। इसकी वजह से क्या होता है? मिस सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर में मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। रिसेंटली पार्लियामेंट में भी इस चीज़ पे डिस्कशन हुए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बोला कि मिस सेलिंग नहीं करनी है। कंसीलमेंट ऑफ रिस्क, इनसाइडर ट्रेडिंग, आप में से अगर कोई सेबी वगैरह की तैयारी कर रहा हो या उसने करी हो तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन इन डिस्क्लोजर्स, जो अकाउंटिंग सेक्शन के लोग हैं उन्हें पता है कि अकाउंट्स वाले किस तरह से कई बार कंपनीज मैनिपुलेट करती हैं अपने अकाउंट्स को, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली नहीं देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक भी एक एथिकल कॉज है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से क्या होता है? इट इंक्रीजेज द टेम्पटेशन टू एक्ट अनएथिकली फॉर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गेन। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड लीडरशिप फेलियर, वीक एथिकल कल्चर अगर होता है, लीडरशिप आपकी अगर एथिकल नहीं है, तो उसमें क्या होगा? आपका अनएथिकल बिहेवियर के लिए टॉलरेंस जो है बढ़ता जाता है और मिसकंडक्ट को नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। जैसे पुराने एम्प्लॉयज होते हैं या पहले सरकारी नौकरी में बोलते थे ना, अरे चल रहा है ऐसे ही चलने दो, ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, रूल्स रेगुलेशन नहीं मानते, जैसा चला रहा है वैसे ही चलते रहने दो बस। तो वो चीज़ें आपकी एथिकल एथिकल कंडक्ट को वीक करते हैं। और जब सीनियर मैनेजमेंट अगर फेल कर जाता है, एथिकल बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाता, तो अनएथिकल एक्शंस को भी वहां पे रिवॉर्ड होने लगता है या फिर इग्नोर होने लगते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर या लीडरशिप फेलियर जो है आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ाता है। ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल डिफरेंस की वजह से भी होता है। जब हम मल्टीपल कंट्रीज में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो फर्म जो है डाइवर्स कल्चरल नॉर्म्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मानती है। अब प्रैक्टिसेस जो है, these practices considered acceptable in one society may be unethical और illegal in another, जिसकी वजह से मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और एथिकल अनसर्टेनिटी आती है। फिर इसमें हम थ्योरीज ऑफ एथिक्स देखते हैं। थ्योरीज ऑफ एथिक्स से हमारा मेन सिलेबस का पार्ट शुरू होता है। थ्योरीज ऑफ एथिक्स क्या करती हैं? एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देती हैं फॉर एनालाइजिंग मॉरल डायलेमास एंड गाइडिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। ओके, ये मैनेजर्स को हेल्प करेंगी, पॉलिसी मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करेंगी ताकि एक रैशनल और कंसिस्टेंट वे में इवेल्युएशन किया जा सके।
rather than relying solely on the personal intuition, emotion और situational pressures. कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट्स में हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं, डिसीजंस में कई बार कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं, ट्रेड ऑफ होते हैं और कुछ कुछ अनसर्टेनिटी देखी जाती है. तो इथिकल थ्योरीज जो होती हैं, दे आर स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस टू डिटरमाइन व्हाट ऑट टू बी डन एंड व्हाई. क्या करना है और क्यों करना है, ये हमें इथिकल थ्योरीज के थ्रू पता चलता है. तो ये जो थ्योरीज हैं हमारी, दीज थ्योरीज, ये इथिकल कंसिस्टेंसी प्रमोट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, लेजिटिमेसी प्रमोट करने के लिए एसेंशियल है. बट ये सब कहाँ किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए. सबसे पहली थ्योरी है इसमें यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे हम सोशल कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी भी बोलते हैं. यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी क्या बोलती है, ये कॉन्सिक्वेंस बेस्ड एथिकल थ्योरी है. और ध्यान रखिएगा, कॉन्सिक्वेंस बेस्ड एथिकल थ्योरी है. इट होल्ड्स दैट द मॉरलिटी ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस. आपके एक्शन कितना सही है कितना गलत है, वो उसके आउटकम या कॉन्सिक्वेंस पे पता चलेगा. इट evaluates actions by examining their overall impact on the society. तो कौन सी थ्योरी है जो, कौन सी इथिकल थ्योरी है जो किसी भी एक्शन के उसके ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंगली इवेल्युएट कर रही है, यूटिलिटेरियनिज्म. कोर प्रिंसिपल क्या है यूटिलिटेरियनिज्म का, एन एक्शन इज एथिकल इफ इट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. एक्शन इज एथिकल if it produces the greatest good for the greatest number. Moral choices are made by weighing total social benefits. Moral choices are made by weighing total social benefits against total social cost. है ना. अब याद करिए, SCBA वाले हमने जो फाइनेंस पढ़ा था, वहां पे हमने सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट, इस सब के बारे में पढ़ा था. तो जो मॉरल चॉइसेस हैं हम लोग, है ना, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इसके अंदर एक चीज देखी, कोई भी एक्शन एथिकल है अगर वो ग्रेटेस्ट गुड देता है ग्रेटेस्ट नंबर के लिए. मॉरल एक्शन जो होते हैं वो कैसे वे किए जाते हैं कि टोटल सोशल बेनिफिट कितना मिल रहा है अगेंस्ट टोटल सोशल कॉस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, इट मे बी सबऑर्डिनेट टू कलेक्टिव वेलफेयर. यूटिलिटेरियन ने क्या बोला, यूटिलिटेरियन रीजनिंग, इट सीक्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस, यूटिलिटी एंड वेलफेयर, मेकिंग इट अ प्रैग्मेटिक एंड आउटकम ओरिएंटेड एथिकल अप्रोच. फॉर एग्जाम्पल, आपने जंगल काटे और आपने हाईवे बना दिया. एक पर्टिकुलर थ्योरी ये बोल रही है कि हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, है ना, हमारा एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है. दूसरी थ्योरी, जो लोग हाईवे बना रहे हैं, जो लोग वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, भैया यहाँ पे हमारे लिए जॉब्स आ रही है, हाईवे बनने में मजदूरी मिल रही है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो रहा है, आना जाना सस्ता हो रहा है. अब या तो इसका सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाएगा, टोटल सोशल कॉस्ट कितने, सोशल बेनिफिट कितने, अदरवाइज दोनों साइड की एक डिबेट की तरह चलता रहेगा. ओवरऑल यूटिलिटेरियन क्या बोलता है, यूटिलिटेरियनिज्म बोलता है कि ओवरऑल मैक्सिमाइजम, ओवरऑल हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है. तो ये एक आउटकम ओरिएंटेड एथिकल अप्रोच है, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, सोशल कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी, जो कि एक आउटकम बेस्ड एथिकल अप्रोच है. एप्लीकेशन क्या है इसकी, इट इज वाइडली अप्लाइड इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, public policy formulation and regulatory decisions, project evaluation and capital budgeting, pricing strategies and allocation of scarce resources. तो यूटिलिटेरियनिज्म कहाँ का है, ये सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर भी जाती है, जब भी हम प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं. कोई पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन है या रेगुलेटरी डिसीजन है, वहां पर भी आती है, क्योंकि फाइनल आउटकम पर बेस्ड है ना. तो फाइनल आउटकम क्या आ रहा है, जहां जहां फाइनल आउटकम हमें डिपेंड करता है, वहां पे हम हर जगह इसको लगा सकते हैं. प्रोजेक्ट इवेल्युएशन और कैपिटल बजटिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. जो मैनेजर्स होंगे, जो भी इन चीज़ों पे काम करेंगे, वो अपने डिसीजन को कैसे जस्टिफाई करेंगे, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द नेट बेनिफिट टू द सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन आउटवेट द एसोसिएटेड कॉस्ट. बोलेंगे कि ठीक है, इसके कुछ नुकसान है, बट ओवरऑल लेवल पर इसके फायदे इतने ज़्यादा गिनवा देंगे कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नेट बेनिफिट टू द सोसाइटी उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो अच्छा हो जाता है. तो इस तरह से अपने डिसीजंस को जस्टिफाई किया जाता है. लिमिटेशन क्या है इसकी, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि दो ये प्रैक्टिकल है, बट ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनके अगेंस्ट के एक्शंस को भी जस्टिफाई कर देता है. अगर ओवरऑल बेनिफिट्स हायर है तो माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट एक्शंस को जस्टिफिकेशन मिल जाता है. ये इंडिविजुअल राइट्स को नेग्लेक्ट कर सकता है, इंडिविजुअल राइट्स, जस्टिस एंड डिग्निटी, ये चीजें नेग्लेक्ट हो सकती हैं. सोशल कॉस्ट और बेनिफिट कई बार इन्हें क्वांटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तो सोशल कॉस्ट और बेनिफिट पे बात कर रहा है कि दोनों में से क्या ज्यादा हो रहा है.
अगर आप उन्हें क्वांटिफाई ही नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली तो आप मेजर कैसे करोगे? और इसमें लॉन्ग टर्म एथिकल कंसिडरेशंस की जगह शॉर्ट टर्म गेन्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो ये इसकी लिमिटेशंस है। फिर आती है राइट्स एंड ड्यूटीज थ्योरी। राइट्स एंड ड्यूटीज थ्योरी के अंदर क्या है? इसमें एक ऐसा बिलीफ है कि जो भी कोई इंडिविजुअल है उसके पास इनहेरेंट मॉरल राइट्स हैं, उन्हें हमें रेस्पेक्ट करना है इररेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम और सोशल यूटिलिटी। तो अब ये इंडिविजुअल की खुद की कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, उसके खुद की अंतरात्मा की बात हो रही है, रेदर देन कि हमें आउटपुट या यूटिलिटी क्या मिल रही है। की राइट की प्रिंसिपल्स क्या है राइट बेस्ड एथिक्स की? राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। ये फंडामेंटल राइट्स की ही बात करती है इसमें। दिस थ्योरी एम्फसाइजेस फंडामेंटल राइट्स सच एज right to life, liberty and security, right to privacy and dignity, right to fair wages and self-working conditions, right to truthful and transparent information। ठीक है, तो इन फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात हुई है, लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी की, प्रिवेसी, डिग्निटी की, फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशंस की, ट्रूथफुल और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन की। ये जो राइट्स होते हैं, इस राइट से क्या होगा? दे इम्पोज करस्पॉन्डिंग मॉरल ड्यूटीज ऑन बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो ड्यूटीज ऑफ बिजनेस अंडर राइट बेस्ड एथिक्स क्या क्या है? जो बिजनेस होंगे दे आर मॉरली ऑब्लिगेटेड टू रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। हर तरह के स्टेक होल्डर्स का उनको वो राइट्स का ध्यान रखना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, कोर्शन नहीं करना और डिसेप्शन नहीं करना, जो भी है आपको ट्रांसपेरेंट रहना है। सेफ और ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस आपको देनी है, सेफ और ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन, ये नहीं कि आप हफ्ते के सातों सातों दिन दिन के 12-12 घंटे काम करवा रहे हो। ट्रीट इंडिविजुअल्स एंड एज एंड्स इन देमसेल्व्स नॉट merely a means to profit। कोई इंडिविजुअल अगर आपके लिए काम कर रहा है, आपका कस्टमर है, आपका एम्प्लॉय है, वो अपने आप में है कुछ, वो सिर्फ आपके लिए कोई प्रॉफिट का वो नहीं है। उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसका अपना कुछ स्पेस है, अपनी लाइफ है। वो आपका कोई प्रॉफिट मीटर नहीं है। तो ये जो थ्योरी होती है ना, इसने क्या करा, इसने एथिकल कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट्स को बिजनेस एक्शंस के ऊपर लगा दिया, इवन व्हेन वायलेटिंग राइट्स may appear economically beneficial। ओके, रेलेवेंस क्या है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में? रेलेवेंस इसका ये है कि लेबर रिलेशन और वर्क प्लेस सेफ्टी की बात हो रही है, इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, डेटा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो रही है, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स की बात हो रही है। तो ये इसका रेलेवेंस है बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में। तो जब राइट बेस्ड एथिक्स की बात होती है तो उसमें क्या होता है, जो एथिकल अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है ना, और स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। जस्टिस एंड फेयरनेस थ्योरी, तीसरी थ्योरी है हमारी जस्टिस एंड फेयरनेस थ्योरी। जस्टिस एंड फेयरनेस थ्योरी क्या करती है? इट फोकसेस ऑन एंश्योरिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। इक्विटेबल ट्रीटमेंट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स। ठीक है, ट्रीटमेंट इक्विटेबल है ना, कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट्स एंड बर्डन्स का विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। तो इसने तीन मेजर डायमेंशंस की बात करी है, जिसमें से पहली है डायमेंशन ऑफ जस्टिस। डायमेंशन ऑफ जस्टिस में इन्होंने तीन चीजें बोली, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रोसीजरल जस्टिस और करेक्टिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस में क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस बोलता है कि हम, ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सॉरी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो भी कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट करें वो जस्टिस हो उसमें, मतलब इट इज कंसर्न विद फेयर एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि वेजेस मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जस्टिफाइड होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि अगर सेम काम के लिए सभी एम्प्लॉयज को सेम सैलरी मिले। जैसे आप आरबीआई में आएंगे तो आप जितने भी ग्रेड भी ज्वाइन करेंगे सब लोगों की सैलरी सेम होगी। सब लोग अगर जेआईबी का एग्जाम करते हैं तो सबको एक इंक्रीमेंट मिलेगा जेआईबी का। तो ये हुआ एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आप लोगों को जो भी कोई अलाउंसेस मिलेंगे वो भी सेम मिलेंगे। फिर आता है प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें फेयरनेस है, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियल कोई ना रहे, कंसिस्टेंट रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे। आरबीआई ग्रेड बी का जो इंटरव्यू होता है, कोई भी आपको यूट्यूब पर कुछ भी बोले, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पार्शियल एंड मोस्ट फेयर इंटरव्यूज इन इंडिया। करेक्टिव जस्टिस की बात करें, करेक्टिव जस्टिस के अंदर क्या आता है कि अगर कुछ गलत होता है तो इट इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म फॉर रीड्रेसिंग रॉन्ग्स, रिजॉल्विंग ग्रीवियंसेस एंड कंपनसेटिंग अफेक्टेड पार्टीज। तो करेक्टिव जस्टिस का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जो आरबीआई की बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, जिसके अंदर आपको मेंटल हैरेसमेंट के पैसे मिल जाते हैं अगर बैंक आपको ज्यादा हैरेस कर रहा है तो। बहुत सारे लोगों को 5-5, 10-10 हज़ार रुपए तक उसमें मिलते हैं। या फिर
जैसे एटीएम का होता है कि अगर आपका एटीएम का फेल्ड ट्रांजैक्शन है और आपके पैसे कट गए, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो पैसे रिवर्स आएंगे, और अगर नहीं आए तो बैंक पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको पिनल पे करेगा, पेनल्टी की तरह पे करेगा। तो ये एक तरह का करेक्टिव जस्टिस है कि अफेक्टेड पार्टी को हम कंपनसेट कर रहे हैं। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? जो जस्टिस बेस्ड एथिक्स है, ये पे इक्विटी और कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स में अप्लाई होता है, रिक्रूटमेंट प्रमोशन और अप्रेजल सिस्टम में अप्लाई होता है, डाइवर्सिटी इंक्लूजन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज में अप्लाई होता है, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर्स में, सप्लायर्स एंड पार्टनर्स में। जस्टिस एंड फेयरनेस की अगर हम लोग बात करें, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लेजिटिमेसी है, एम्प्लॉय मोरल है, सोशल ट्रस्ट है, उसकी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बैंक पे भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पीछे जस्टिस और फेयरनेस है। आरबीआई का लाइसेंस है, तो आरबीआई का जो लाइसेंस मिल रहा है, हम तभी तो उस पर भरोसा कर रहे हैं ना, कि हाँ, इस बैंक को आरबीआई का लाइसेंस मिला हुआ है, इसीलिए हम बैंक पे भरोसा करते हैं। तो वो उसका जस्टिस और फेयरनेस दिखाता है। एथिक्स ऑफ केयर, नेक्स्ट हमारा इसमें पार्ट आता है एथिक्स ऑफ केयर। एथिक्स ऑफ केयर क्या करता है? ये एक रिलेशनल अप्रोच देता है एथिक्स के लिए, है ना। उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स की तरह उसे देखा जाता है, एम्पैथी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रादर देन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स और कैलकुलेटेड आउटकम्स। अब यहाँ पे हम कोई स्ट्रिक्ट लाइन पर नहीं चल रहे, हमने बोला कि एम्पैथी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की तरह है। की फीचर्स क्या है एथिक्स ऑफ केयर के? मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ केयरिंग रिलेशनशिप। मॉरल सिग्निफिकेंस ऑफ केयरिंग रिलेशनशिप्स के बाद क्या है? सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्ट एंड ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। ये फीचर्स हैं इसके, है ना। जैसे किसी भी रिलेशनशिप में आप केयर करते हो, कोई भी रिलेशनशिप, चाहे दोस्तों का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, मदर सन का हो, तो उसमें एक अलग ही केयर होती है और एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उसी तरह से वही चीज़ हम एथिक्स ऑफ केयर में लेकर आते हैं, है ना। कोई भी कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके लिए सेंसिटिव हमें होना होता है, ह्यूमन वल्नरेबिलिटी भी होती है कुछ चीज़ों में, वो भी एथिक्स ऑफ केयर में देखी जाती है। emphasis on compassion, trust and responsiveness, ये भी ethics ऑफ केयर में देखते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग इंडिविजुअल्स, तो ये एथिक्स ऑफ केयर के फीचर्स हैं। तो जो एथिक्स ऑफ केयर हमारी थ्योरी हुई, इन्होंने क्या बोला? जो इथिकल डिसीजंस हैं, दे ऑफन इन्वॉल्व इमोशनल एंड रिलेशनल डायमेंशंस दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय रिजिड रूल्स और कैलकुलेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर कोई कपल में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, वो चीज़ एथिकली गलत है, लीगली सही हो जाती है। अभी किसी हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि लीगली वो चीज़ सही है, बट मॉरली वो चीज़ गलत हो सकती है। तो वहां पे उन्होंने क्या करा? उन्होंने रिजिड रूल से बात करी। वहीं अगर एथिक्स ऑफ केयर जैसी थ्योरी लगाई होती, जहां पे इमोशनल और रिलेशनल डायमेंशन देखे जाते, तो बोला जाता है कि जब वो चीज़ मॉरली गलत है, तो वो चीज़ गलत हो गई। एथिक्स ऑफ केयर जो होता है, इट इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट इन एथिकल लीडरशिप एंड पीपल सेंट्रिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड एम्प्लॉय वेलफेयर, वर्क लाइफ बैलेंस एंड मेंटल वेलबींग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो एथिक्स ऑफ केयर है, इट प्रमोट्स अ ह्यूमेन एंड इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रिटी, यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयर। इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयर एक इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा एथिक्स की थ्योरीज का। तो जो मॉडर्न एथिकल डिसीजन मेकिंग है ना, इन्होंने बोला कि कोई सिंगल थ्योरी ऐसी है ही नहीं जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस डिलेमास को एडुकेटली एड्रेस कर पाए। तो इन्होंने क्या बोला कि हर थ्योरी के अंदर अलग अलग मॉरल डायमेंशंस आ रहे हैं, अलग अलग इनहेरेंट लिमिटेशंस है, जब उन थ्योरीज को हम लोग एक साथ लगा रहे हैं, है ना। यूटिलिटेरियन थ्योरी हमने देखा, राइट्स वाली थ्योरी देखी, केयर वाली थ्योरी हमने देखी, जस्टिस वाली थ्योरी देखी। तो इनमें चारों थ्योरीज के अलग अलग फीचर्स हैं, है ना। कुछ इनके प्रॉन्स है, कुछ इनके कॉन्स है। तो एक कंटेम्प्रेरी बिजनेस एथिक्स ने क्या बोला? उन्होंने बोला एक ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क बनाए जिसके अंदर इन चारों के पार्ट्स आ जाए। जैसे यूटिलिटी थ्योरी से हम बात करें तो वहां पे एवोल्यूशन ऑफ ओवरऑल आउटकम आ जाए, राइट्स वाले में बात करें तो इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स को हम प्रोटेक्ट करें, जस्टिस वाली थ्योरी की बात करें तो फेयरनेस की बात करें प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन में, केयर वाली में बात करें तो एम्पैथी और रिलेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए। तो अगर किसी तरह हम इन चारों को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी काफी अच्छी एथिकल थ्योरी बनेगी। Such integration enables balanced, responsible, and context sensitive ethical decisions, aligning business success with social responsibility and long term sustainability. तो हमने इन चारों को आपस में इंटीग्रेट करने की बात की। फिर एक पार्ट आता है इसमें वर्च्यू एथिक्स का, मॉरल प्रिंसिपल्स का एक ऑल्टरनेटिव है
वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स के अंदर क्या होता है, ये एक डिस्टिंक्ट अप्रोच देगा एथिकल रीजनिंग की। इट डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम रूल बेस्ड जिसे हम डेंटोलॉजिकल कहते हैं, या आउटकम बेस्ड जिसे हम टेलियोलॉजिकल थ्योरीज कहते हैं, है ना। तो ये डेंटोलॉजिकल थ्योरीज और टेलियोलॉजिकल थ्योरीज से अलग है, फंडामेंटली ही बिल्कुल अलग हो जाती है। Instead of asking what rule should be follow or what consequences should be maximized, virtue ethics जो है ज्यादा फाउंडेशनल क्वेश्चन की बात करती है कि what kind of person should one be। तो वर्च्यू एथिक्स एक ऑल्टरनेट आया है एथिकल थ्योरीज के लिए। ये जो अप्रोच हुई हमारी, इट एम्फसाइजेज मॉरल कैरेक्टर रेदर देन स्पेसिफिक एक्शन और आउटकम। अकॉर्डिंग टू वर्च्यू एथिक्स, ethical behavior जो होगा it naturally flows from individuals who possesses good character traits known as virtues। क्या बोला इन्होंने, जो ethical behavior है तो वो वर्च्यू की तरह जो इंडिविजुअल्स है जिनके अच्छे कैरेक्टर या अच्छे ट्रेट्स हैं उनमें नेचुरली फ्लो करता है। एक्शन इज कंसिडर्ड एथिकल नॉट मेयरली बिकॉज इट फॉलो रूल और प्रोसीजर, है ना, बट बिकॉज इट इज परफॉर्म बाय मॉरली वर्चुअस इंडिविजुअल। ओके, तो वैल्यू ऑफ सॉरी तो वर्च्यू एथिक्स में हम लोग जब बात कर रहे हैं ना तो उसके कोर आइडियाज देखते हैं। तो वर्च्यू एथिक्स जो है ना, इट इज सेंटर्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल मोरल क्वालिटीज दैट गाइड बिहेवियर कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। की आइडियाज इसके अंदर क्या क्या है, एथिक्स इज कंसर्न्ड प्राइमरली विद बीइंग मॉरली गुड, नॉट मेयरली विद परफॉर्मिंग आइसोलेटेड गुड एक्ट्स, है ना। जो जो इसमें वर्च्यू एथिक्स के अंदर ये बात बोली गई कि जो एथिक्स का पार्ट है ना, एथिक्स जो है मॉरली गुड होने से है, मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे काम करने हैं, आपको एक्चुअली में अच्छा होना है। मॉरल बिहेवियर ये इंटरनल कैरेक्टर ट्रेट से आता है, किसी एक्सटर्नल एनफोर्समेंट से नहीं आता। आपको खुद से लगता है कि कोई चीज सही है या गलत है ना, कोई बाहर से आपसे जबरदस्ती नहीं करा सकता कि नहीं ऐसा करो या ऐसा मानो। वर्च्यूज जो होते हैं दे आर कल्टिवेटेड थ्रू हैबिट, एजुकेशन, सोशलाइजेशन एंड प्रैक्टिस। और एथिकल जजमेंट जो होता है इट इन्वॉल्व प्रैक्टिकल विजडम, ठीक है, जैसे हम लोग फ्रोनेसिस बोलते हैं, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू एक्ट अप्रोप्रिएटली इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जब आती है वहां पे हम एथिकल जजमेंट्स की भी बात करते हैं। की आइडियाज जो वर्च्यू एथिक्स के अंदर बोले, वर्च्यू एथिक्स के अंदर की आइडियाज के थ्रू बताया गया कि जो एथिक्स है वो मॉरली गुड होने से रिलेटेड है, सिर्फ अच्छे काम करने से रिलेटेड नहीं है। मॉरल बिहेवियर जो है ये हमारा इंटरनल कैरेक्टर ट्रेट से आता है, किसी एक्सटर्नल एनफोर्समेंट से नहीं आता। वर्च्यूज जो होती हैं ये विद द टाइम कल्टीवेट होती है, मतलब डेवलप होती हैं, है ना, थ्रू हैबिट, एजुकेशन, सोशलाइजेशन एंड प्रैक्टिस। और जो एथिकल जजमेंट होता है उसमें प्रैक्टिकल विजडम होता है, फ्रोनेसिस कहते हैं हम लोग उसे, जिसकी हेल्प से जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका अगर एथिकल जजमेंट जितना अच्छा है या जितनी अच्छी उनकी प्रैक्टिकल विजडम है, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उतना ही अप्रोप्रिएटली एक्ट कर पाते हैं। जहाँ रिजिड रूल सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है कि अनलाइक रिजिड रूल सिस्टम, वर्च्यू एथिक्स रिकॉग्नाइजेस दैट एथिकल लाइफ रिक्वायर्स जजमेंट, डिस्क्रिशन एंड मॉरल मैच्योरिटी। रिजिड रूल में तो बोल दिया कि आप रूल्स मान लो, वर्च्यू एथिक्स बोलते हैं कि नहीं रूल्स मत मानो, रूल्स सब कुछ नहीं होते, रूल्स के अलावा बहुत कुछ है। तो इट रिकॉग्नाइजेस एथिकल लाइफ रिक्वायर्स जजमेंट, डिस्क्रिशन एंड मॉरल मैच्योरिटी। मेजर वर्च्यूज क्या है विच आर रेलेवेंट टू बिजनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, करेज और कंपैशन। इंटीग्रिटी से हमारा क्या मतलब है कि कंसिस्टेंसी रहे बिटवीन वैल्यूज, वर्ड्स एंड एक्शंस। ऑनेस्टी से मतलब रहे कि कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग में आप ट्रुथफुल रहो। फेयरनेस से मतलब रहे कि स्टेक होल्डर्स के लिए इम्पार्शियल रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि जो भी आपके डिसीजन है और डिसीजन के बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेज है, दोनों के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी है। करेज से हमारा मतलब है कि आप कितना भी प्रेशर रहे आपको एथिकली ही काम करना है। और कंपैशन से हमारा मतलब है कि दूसरों की नीड्स और वेलबींग के लिए भी आपको सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो जो बिजनेस लीडर्स हैं दे आर गाइडेड बाय द वर्च्यूज इज मोर लाइकली टू मेक एथिकल डिसीजन इवन इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स और ओवरसाइट्स। अगर कोई बिजनेस लीडर ऑलरेडी इन वर्च्यूज के थ्रू गाइडेड है तो वो बिना किन्हीं रूल और ओवरसाइट के भी एथिकल डिसीजन ही लेंगे। वर्च्यू एथिक्स और बिजनेस डिसीजन मेकिंग अगर इन्हें हम साथ में देखें तो क्या होता है, वर्च्यू एथिक्स जो है ना बिजनेस सिचुएशंस में रिलेवेंट होती है कब, जहाँ पे लॉज और रेगुलेशन साइलेंट होते हैं या एम्बिगियस होते हैं। इथिकल डिलीमास आते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिंग वैल्यूज रहते देन क्लियर राइट रॉन्ग चॉइसेस। आउटकम्स हमारे अनसर्टेन होते हैं, डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट होते हैं। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होता है जहाँ पे मॉरली क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में वर्चुअल एथिक्स के थ्रू जो डिसीजन मेकर्स है वो क्या करेंगे, वो कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या सवाल है, वुड अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी टेक दिस डिसीजन, डज दिस एक्शन रिफ्लेक्ट्स फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट डज दिस डिसीजन से अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टर्स। इस तरह के सवाल जवाब होते हैं। आप
खुद से सवाल करोगे ऐसे, है ना? तो दस वर्च्यू एथिक्स प्रमोट्स एथिकल डिस्क्रिशन रेदर देन मैकेनिकल कंप्लायंस। एथिक्स के अंदर क्या था? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की हम थ्योरीज की जब बात कर रहे थे, वहां पे मैकेनिकल कंप्लायंस हो रहा था। वर्च्यू एथिक्स का जब कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ पे एथिकल डिस्क्रिशन आया। वर्च्यू एथिक्स और एथिकल लीडरशिप को अगर हम देखें तो ये वर्चुअल एथिक्स क्या करती है? ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस देती है एथिकल लीडरशिप पे। जो लीडर्स होते हैं दे शेप द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अपने बिहेवियर से, वैल्यू से, डिसीजन मेकिंग से। जो एथिकल लीडर्स हैं वो रोल मॉडल की तरह काम करेंगे फॉर एथिकल कंडक्ट। दे प्रमोट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन एंड मॉरल करेज। दे फोस्टर अ कल्चर वेयर एथिकल बिहेवियर इज वैल्यूड एंड रिवॉर्डेड। Over time, such leadership helps embed ethics into the organizational character rather than treating it as an external constraint. तो ethical leaders इसलिए हमारे लिए जरूरी हैं। रोल ऑफ वर्च्यू एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। वर्च्यू एथिक्स का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर? एनकरेजिंग शेयर्ड वैल्यूज रेदर देन मेयर रूल फॉलोइंग, प्रमोटिंग इंटरनल मॉरल मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज, reducing dependence on excessive monitoring and control, सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेकहोल्डर ट्रस्ट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्च्यू एथिक्स के थ्रू गाइड हो रही है, इट फोकसेस ऑन हु इट इज एज एन इंस्टीट्यूशन, नॉट मेयरली ऑन व्हाट इट डज। क्लियर? लिमिटेशन क्या है वर्च्यू एथिक्स की? नो डाउट इसकी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे हाउ टू एक्ट इन स्पेसिफिक एथिकल डिलेमास। वो इसके अंदर नहीं बताया, उसके लिए कोई क्लियर गाइडेंस हमें नहीं मिलती वर्चुअल एथिक्स में। ये तो बोल दिया कि एथिकल डिलेमास में आप एथिकली एक काम करोगे, है ना, आप ध्यान से काम करोगे, बट एक्ट कैसे करना है, कैसे काम करना है, वो कुछ नहीं बताया। इंटरप्रिटेशन जो है वर्च्यूज की, वो अलग अलग कल्चर और कॉन्टेक्स्ट में वेरी कर सकती है। ऑल्सो वर्च्यूज को ऑब्जेक्टिवली हम एनफोर्स नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। और कैरेक्टर पे हम जब एक्सेसिव रिलायंस दिखा रहे हैं, इट एज्यूम्स मॉरल मैच्योरिटी अमंग ऑल डिसीजन मेकर्स। देयरफॉर वर्च्यू एथिक्स जो है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन कंबाइंड विद रूल्स, राइट्स एंड आउटकम बेस्ड कंसीडरेशंस। कौन से? जो हमारे एथिकल थ्योरीज थे। तो एथिकल थ्योरीज के साथ साथ हमें वर्च्यू एथिक्स को भी देखना पड़ेगा, खाली एक के भरोसे हम नहीं चला सकते हैं। रिलेवेंस क्या है वर्च्यू एथिक्स का? हम कंटेम्प्रेरी बिजनेस एनवायरनमेंट में बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज हुआ था, ग्लोबलाइजेशन और टेक्निकल डिसरप्शन हुआ था। तो वर्च्यू एथिक्स उस समय बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रही। क्यों? बिकॉज इट एनकरेजेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग ओवर शॉर्ट टर्म गेन, स्ट्रेंथन्स ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर्स, एथिकल बिहेवियर को सपोर्ट करा बियॉन्ड लीगल कंप्लाइंस, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कॉम्प्लीमेंट करा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल फ्रेमवर्क्स को। तो वर्च्यू एथिक्स रीइंफोर्सेस द आइडिया दैट सस्टेनेबल बिजनेस सक्सेस, है ना, सस्टेनेबल बिजनेस सक्सेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटजीज बट ऑल्सो ऑन कैरेक्टर्स एंड वैल्यूज। इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। दिस कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। आप लोगों को और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए चैनल है, ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए ग्रुप है। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, डिस्कशन है, यहाँ पे सारे एड्रेस करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।